हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इजी गाइड टू मास्टरिंग इंग्लिश फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। और आज हम अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं जिसमें कि हम फंडामेंटल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स को समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्निंग फंडामेंटल टेक्निक्स लाइक स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्किमिंग और स्कैनिंग जैसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स है हम उनको समझेंगे। हम समझेंगे क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं और उनको कैसे अवॉइड करें। सो ऑल इन ऑल वील ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड स्मार्टर एंड नॉट हार्डर, क्योंकि आजकल हार्ड वर्क इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा। खाली स्मार्ट वर्क और शॉर्टकट से भी काम नहीं चलेगा। सो यू हैव टू कंबाइन स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क। तो हम उसको देखेंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल प्रैक्टिस सम पैसेजेस एट द एंड। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि आखिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लमेटिक लगता क्यों है। अगर प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है मेरी, क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपका हो जाएगा। बट अगर प्रॉब्लमेटिक लगता है तो उसको ये समझना है कि प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या चैलेंजेस हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि पैसेजेस में अक्सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं या अनफेमिलियर वोकैबुलरी होती है जिसकी वजह से वो पैसेज डिफिकल्ट लगता है। अनफेमिलियर वोकैबुलरी मतलब कि जो कई सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस पैसेज का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक तो ये चैलेंज हो गया। उसके अलावा क्वेश्चंस टिपिकली टेस्ट योर एबिलिटी टू क्विकली ग्रास्प द मेन आइडिया, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। तो एक तो मेन आइडिया भी समझ लो, जो उसके और स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो उसमें फैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं उनको समझ लो, और रॉन्ग ऑप्शंस भी तुम एलिमिनेट करो, बट बैलेंसिंग द स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये सारी चीजें एकदम सही हो, मतलब इसमें गलती का कोई गुंजाइश ना हो और बहुत तेजी से हो। ये एक दूसरा चैलेंज आता है कि ये सब चीजें टाइम और एक्यूरेसी के साथ मैनेज करना। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों भले ही पैसेज फैक्चुअल हो, एनालिटिकल हो, ओपिनियन बेस्ड हो, कैसा भी हो, फोकस जो आपके टेस्ट मेकर्स का है वो एकदम क्लियर है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए पैसेज का। आपको वहां पे कोई डीप एनालिसिस नहीं करना है पैसेज के लिए। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस है उनको आप अगर समझेंगे कि आपसे कोई डीप एनालिसिस एक्सपेक्टेड नहीं है, आपसे बस इतना समझा, आपको बस मोटी मोटी चीजें समझनी है, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में नहीं फंसना है, आपको डिफिकल्ट वोकैबुलरी पे मत्थे नहीं मारते रहना है, आपको आगे बढ़ना है, अपने मोटे मोटे बस चीजों को समझ के अपना बस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है जैसे भी। एक मेज की तरह है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक एक समझ लीजिए भूल भुलैया की तरह है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे आपको बस अपने अपने आंसर्स, अपने अपने रास्ते पकड़ के जाओ, बाकी उसका पूरा स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप 70% भी समझ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, काम हो गया आपका, आप आंसर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए होता है टू अवॉइड कॉमन एरर्स। और अगर आप स्मार्टली रीड करके चीजों को पकड़ पकड़ के उस स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चैलेंजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या एसेंशियल स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जर्नी थोड़ी आसान लगेगी। ठीक है, तो ये एक बड़ी डिबेट है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कोर्स में कि पहले क्वेश्चन करें या पहले पैसेज रीड करें। तो देखिए, हर चीज का एक जवाब होता है जो आपको लिए कंफर्टेबल ज्यादा हो, बट मेरी हिसाब से क्वेश्चन रीड करना पहले एक ज्यादा, अगर आपने अभी कोई टेक्निक डेवलप करके प्रैक्टिस नहीं कर ली है, अगर आप भी क्लीन स्लेट पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले क्वेश्चन रीड करें उसके बाद पैसेज रीड करें। अगर आपने ऑलरेडी कुछ और तरीके से अपनी कुछ प्रैक्टिस डेवलप कर ली है, देन उसको ही रिफाइन करिए, दैट्स ऑल राइट। बट अगर ऐसा नहीं है एंड इफ यू आर स्टार्टिंग अफ्रेश, आप बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यही करिए कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें उसके बाद आप पैसेज पे जाएं। क्योंकि और क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड व्हाट इज द ऑथर से एकदम उसको आराम आराम से एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बट क्विकली ग्लांस करना है कि जल्दी से ओके ऑथर से मेन आइडिया, ओके ओके वोकैबुलरी, ओके ओके ये, तो आप क्विकली ग्लांस करना है क्वेश्चन पे बिफोर रीडिंग द पैसेज। अब इससे क्या होगा, इससे आपको एक मेंटल मैप मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली पैसेज में क्या क्या ऑप्शंस या फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। कहीं कोई वर्ड का मीनिंग पूछा है, वोकैबुलरी पूछी है, तो आपको देखना है कि जैसे ही वो वोकैबुलरी या वो वर्ड आपको पैसेज में दिखे, आप वहां थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपको अगर वर्ड का मीनिंग वैसे नहीं पता है तो आप कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको एक वो दे देगा, आपको टारगेट्स दे देगा कि इन इन पॉइंट्स पे बहुत ध्यान से पढ़ो, बाकी तुम डाडा 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 करके एकदम थोड़ा तेजी से भी पार कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ने से आपको एक
एडवांटेज हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फास्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट लाइन्स। तो यानी कि जो भी लाइन्स ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आपका आंसर बहुत सारे लाइन्स के बीच में कहीं छुपा हुआ है, तो आपको वो रेलिवेंट लाइन्स ध्यान से पढ़नी है ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो आप जल्दी जान पाएंगे कि भाई हमको ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो ये फायदा होता है पहले क्वेश्चन पढ़ने का। तो ये, और अगर आपका कोई डायरेक्ट या फैक्चुअल क्वेश्चन है उस तरीके के क्वेश्चन में, तो ये एकदम रामबाण है ये टेक्निक। कि अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ऑथर ने इस लाइन में क्या कहा है, या ऑथर ने इसके बारे में क्या ओपिनियन रखा है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्ट लाइन अगर आपको मिल जाए तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो मतलब ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है ये टेक्निक। सो इसलिए फैक्चुअल क्वेश्चंस में तो और कुछ तरीका है, मतलब मुझे लगता है आपको दोबारा रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक और खास बात आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चंस मेमोराइज कर लेने हैं। ये तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चन जब जल्दी जल्दी देखते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, मतलब सरफेस ऑफ द माइंड पे रहते हैं। ताकि जब आपने पढ़ा वो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो आप दिमाग में रख ही सकते हैं ना कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक आप पैसेज रीड कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है कि क्वेश्चन मेमोराइज करना है हमें, जल्दी जल्दी उसको, मतलब उसको बार बार पढ़ के मेमोराइज करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं। आप क्विकली ग्लैंस करेंगे, वो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इस फेथ के साथ आप ग्लैंस करिए कि हाँ, हम जैसे ही थोड़ा-सा भी नज़र डालेंगे वो दिमाग में रहेगा पैसेज रीड करने भर तक। ठीक है? तो ये आएगा आपके प्रैक्टिस से, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है इसकी सफिशिएंटली, तो फिर इससे ये होगा कि आप एग्ज़ाम में गए, आपने अभी शुरू करी तो आपको ऑलरेडी नर्वसनेस हो रही है एग्ज़ाम की, और अब आप उस नर्वसनेस में भूलते जा रहे हैं क्वेश्चन कि अरे यार क्या पढ़ा था, क्या क्वेश्चन था ये वो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? सो स्ट्रैटेजी 1 इज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर द पैसेज। क्विकली ग्लांस करना है, नजर मारनी है क्वेश्चंस पे, और उसके बाद तुरंत हमें पैसेज पे जाना है। ठीक। अब पैसेज पे जाने के बाद वी विल ट्राई टू स्किम फॉर मेन आइडिया, कि मेन आइडिया मुद्दा क्या है इस पैसेज का, किसके बारे में बात हो रही है, या फिर किस चीज की बात हो रही है। सो वो होता है स्किम करना। अब वो आपको लगेगा कि मैम वो तो पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा ना किस बारे में बात हो रही है। आपको पूरा पैसेज वर्ड बाय वर्ड एकदम ध्यान से उस तरीके से पढ़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, बट आपको बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ के उसका मीनिंग निकाल लेना, उसको ही कहते हैं स्किमिंग करना, ऊपर ऊपर से पढ़ के। सो इट स्किमिंग इज रीडिंग क्विकली टू गेट अ जनरल सेंस ऑफ द पैसेज, इट्स मेन आइडिया, टोन, स्ट्रक्चर, विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। तो यानी कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के समझ लेना है कि इसका मेन आइडिया क्या है, मेन मुद्दा क्या है, किस टोन में बात हो रही है, कि एक अग्रेसिव टोन है, एक ह्यूमर का टोन है, मतलब मजाक का टोन है, एक आयरनी का टोन है, कटाक्ष है, स्ट्रक्चर क्या है आपके पैसेज का। ये सारी मोटी मोटी चीजों के बेसिस पे आप एक आइडिया लगा लेते हैं, और इसके लिए आपको हर एक वर्ड पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है, वो आप स्किमिंग करेंगे ना, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। सो आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता है स्किमिंग, कि भाई ये इस दायरे में इस तरीके से मोटी मोटी बात हो रही है। अब जैसे सोचिए, आपके फ्रेंड का अगर व्हाट्सएप पे कोई लंबा सा मैसेज आता है और आप मम्मी पापा के सामने बैठे हैं, मम्मी पापा ने बोला है फोन नहीं चलाना है, तो आप बस हल्का सा उस मैसेज को ग्लांस भी करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा ये इस बारे में कुछ इसने मैसेज भेजा है, चलो चलो मैं समझ गया, देख लूंगा। तो बस वही अप्रोच से पढ़ना है। तो आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, अच्छा ये, अच्छा अच्छा आज इंग्लिश पीरियड में, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा ये हुआ। तो आप मतलब बहुत जल्दी से, उसको होता नहीं है वो, आपकी आंखें एकदम सरसरी निगाह से तेजी तेजी भागती है, वो कितना ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, क्योंकि मम्मी पापा बैठे हैं, बस वो कुछ सेकंड्स में एकदम आपको कर लेना है, वो मैसेज पढ़ने का भी एकदम है, अभी के अभी मैसेज भी पढ़ लूं, क्या कहना चाह रहा है मेरा फ्रेंड। तो उस तरीके से आप फर्स्ट लाइन पढ़ के, या कोई रिपीटेड वर्ड है आपकी नजर उस पर रुकती है, तो आप समझ जाते हैं कि ये इस बारे में बात हो रही है। तो क्या टेक्निक्स है, रीड फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन, जनरली उसमें काफी कुछ आपको समझ में आने लगता है। ठीक है, लुक फॉर रिपीटेड वर्ड्स, कोई वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कंजर्वेशन, प्रेजर्वेशन, इस तरीके से कोई कंजर्वेशन कंजर्वेशन करके वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आपको लगेगा कि एनवायरनमेंट का रिलेटेड ऐसे है, और इसमें कुछ कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट या कुछ रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो आपको उससे भी समझ में आता है। और अगर आपको रीडिंग के टाइम में कोई भारी भरकम वर्ड मिल रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी मिल रही है, कोई डिफिकल्ट सा फ्रेज आ रहा है, उस पे अटक नहीं जाना है कि इसका क्या मतलब है, इसको समझे बिना तो आगे का समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, मूव ऑन, समझ में आगे का पार्ट भी आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट से। सो कोई कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी है तो उस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप वहां पे उस पे घूम घूम के आपको तुरंत समझ नहीं आ जाएगा। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में वोकैबुलरी पूछी है और आपको वो क्वेश्चन आंसर करना है, तो मे बी इसको रीरीड कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो।
बट फिर भी अदरवाइज आपको उस वोकैबुलरी पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट मूव ऑन। नहीं आता है तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप स्किम कर लेंगे और एकदम वर्ड बाय वर्ड पूरा पैसेज पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे ना, इससे एक तो आपका दिमाग का जो मेंटल फटीग होता है, जो बहुत ज्यादा रीडिंग करने से जो दिमाग थकता है, वो कम होगा, क्योंकि आपने बहुत ऊपर सरसरी निगाह से पढ़ा तो उतना दिमाग को घुसाना नहीं पड़ा, उतनी एनर्जी गई नहीं दिमाग की। और आप अननेसेसरी डिटेल्स में आपको घुसना नहीं पड़ता, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, और आप सीधे कट टू कट मेन काम, मतलब मेन क्वेश्चन आंसर पे आपका अप्रोच रहता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ आर्टिकल खोला, उसकी फर्स्ट लाइन है इंडियाज इकोनॉमी इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी, और उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है हाउएवर चैलेंजेस रिमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब बीच में कुछ भी बहुत सारी बातें कही होंगी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जीडीपी का नंबर ये है, पीपीपी का ये है, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर में ऐसा हो रहा है, पीछे बीच में बहुत सारी राम कथा होगी। बट फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन से आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि मेन आइडिया है इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, पर कुछ कुछ इश्यूज अभी भी है जो सॉल्व करने हैं। फर्स्ट और लास्ट लाइन से आपको ऐसा इंप्रेशन आ गया ना? तो यही है स्किमिंग, कि आप मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इट्स लाइक वॉचिंग अ बॉलीवुड ट्रेलर। तो जैसे बॉलीवुड का जो ट्रेलर होता है, वो आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि उसमें आपको समझ में आ जाता है कि भाई किस तरीके की मूवी है वो, मतलब एक्शन मूवी है या फिर ड्रामा है, उसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो आपको वो छोटा सा ट्रेलर देख करके भी ना पूरी मूवी समझ में आ जाती है। तो स्किमिंग वही है कि आपको ट्रेलर से आपको पूरा पैसेज समझ लेना है। ठीक। अब ये पैसेज को हम स्किम करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। वी विल रीड दिस। आप भी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस पॉइंट पे इस वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें कि इसको ब्रॉडली ऊपर ऊपर से पढ़ के आगे जो मैं क्वेश्चन इसमें आने वाला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। सो लेट्स रीड द पैसेज। ओवर द पास्ट decade, urban farming has gained momentum in cities across the world. Rooftop gardens, vertical farms, and balcony vegetable patches are not only providing fresh produce but also reducing food miles and promoting environmental awareness. Governments in cities like Singapore and Amsterdam have begun offering subsidies and policy support to encourage these efforts. While while challenges such as space constraints and high setup costs remain, urban agriculture continues to redefine the relationship between cities and food production. Okay. Now, what is the main idea of the passage? A. Rooftop farming is expensive and difficult. B. Urban agriculture is transforming city life. C. Traditional farming is more sustainable than urban farming. Or D. Amsterdam is the leader in urban agriculture. तो अब देखते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या है। वो है अर्बन फार्मिंग इज ग्रोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। लास्ट लाइन क्या है? इट्स चेंजिंग हाउ सिटीज रिलेट टू फूड। अब बीच में जो पूरा दिया हुआ है कि सिंगापुर में ये हो रहा है, एम्स्टर्डम में ये हो रहा है, कॉस्ट इश्यूज, ये वो और क्वेश्चंस के लिए हो सकता है रेलेवेंट हो, बट मेन आइडिया आप तब भी समझ सकते हैं फर्स्ट और लास्ट लाइन से कि एक जनरल मैसेज क्या है कि अर्बन एग्रीकल्चर इज ट्रांसफॉर्मिंग द सिटी लाइफ, कि भाई अर्बन एग्रीकल्चर बढ़ रहा है और सिटीज वगैरह में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से अर्बन एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ रही है। तो अर्बन एग्रीकल्चर इज ट्रांसफॉर्मिंग सिटी लाइफ, ये आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं आपको इस पॉइंट पे स्किमिंग एक टेक्निक इसलिए मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैसेज सिर्फ स्किमिंग से सॉल्व करेंगे। हम आगे बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, अभी हम इंडिविजुअली उनको पढ़ रहे हैं, और पैसेज सॉल्व करने के लिए हम उनको कंबाइन करेंगे कि ये क्वेश्चन के लिए स्किम करेंगे, किसी क्वेश्चन के लिए स्कैन करेंगे, किसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करेंगे। तो ये मत समझिएगा कि पूरा पूरा पैसेज ऐसे ही सॉल्व करना है कि पहली लाइन पढ़ी, आखिरी लाइन पढ़ी और हो गया। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। ठीक है। प्लीज डू नॉट गेट एनी रॉन्ग आइडियाज। दिस इज वन इंडिविजुअल टेक्निक। ये हम अभी स्किमिंग समझ रहे हैं। सो अभी हम इसलिए सिर्फ स्किमिंग की बात करें, पूरा पैसेज सिर्फ स्किमिंग से नहीं होगा। ठीक है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। अब अगली टेक्निक है स्कैन फॉर कीवर्ड्स। स्कैन करना है अब आपको। आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिल गए कि अच्छा ये चीजें हमें ढूंढनी है अपने पैसेज में। तो वही आपके कीवर्ड्स है जो आपको ढूंढना है। कोई चीज को जैसे आपका कंप्यूटर स्कैन करता है तो वो क्या करता है, वो पूरी लाइन बाय लाइन से डर 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 ऐसे पास करता है, और जो उसको स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है वो आपको दिखा देता है कि फाउंड ये वर्ड रिपीटेड एक्स नंबर ऑफ टाइम्स या इस टाइप से करके। तो स्कैनिंग होती है बेसिकली कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढना। तो आपके मान लीजिए पैसेज में कोई वर्ड पूछा गया है जिसका मीनिंग पूछा गया है, या कोई डेट पूछी गई है कि ये चीज किस डेट पे हुआ पैसेज के हिसाब से, या कोई इंफॉर्मेशन और पूछी गई है कि पैसेज में
ऑथर ने इसके बारे में क्या कहा है। तो वो कीवर्ड आपको याद रखना है कि मान लीजिए एक 7-8 वर्ड्स का ये लाइन है, तो आपको 2-3 वर्ड्स भी अगर आपको याद रहेंगे ना, तो आप वो ढूंढ लेंगे, आप उस लाइन पे पहुंच जाएंगे। तो आपको बस दो तीन वर्ड हर क्वेश्चन से, 1 या 3 तक मैक्सिमम वर्ड्स आपको हर क्वेश्चन से याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं, वो दिमाग में रहेगा, तो वो आपके कीवर्ड्स होंगे और आपको वही कीवर्ड्स के लिए बस स्कैन करना है। ठीक है। So, after reading the question, identify its keywords and visually search the passage for that term. Don't read line by line. Let your eyes sweep for key markers. तो एकदम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन नहीं देखनी है, बट आप होता है ना कि अगर आपके दिमाग में है कोई वर्ड, तो आप उसको होता है ना सरसरी निगाह से भी देखेंगे तो आपकी नजर उस पर पड़ जाएगी, वो वर्ड जैसे भी आएगा। अगर आप एकदम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहे तो भी। तो अगेन दिस वर्क्स बेस्ट फॉर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कि जैसे व्हाट डिड द ऑथर से अबाउट एक्स। तो अब वो एक्स जो है वो आपका कीवर्ड है, और जैसे ही आपको एक्स मिलता है पैसेज में, वही आपका आंसर है, और तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक। तो स्कैनिंग इंप्रूव्स एक्यूरेसी एंड रिड्यूसेस टाइम वेस्टेड ऑन इररेलेवेंट सेक्शन। तो आपका एक्यूरेसी बढ़ता है इससे, और इररेलेवेंट सेक्शंस पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है व्हाट ईयर वाज द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। नाउ इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन है, तो नाउ स्कैन द पैसेज फॉर ईयर्स। अब आपको सिर्फ नंबर नंबर देखने के, नंबर 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 कहाँ दिए हुए पैसेज में, कहीं 2017 लिखा है, 20 लिखा है, तो उसके आप 2017 लिखा अच्छा लगा है कि नहीं, ये पॉलिसी के लिए नहीं है, ये किसी और चीज के लिए। 2020 लिखा, अच्छा ये कोविड के लिए। 2025 लिखा है। तो इस तरीके से जस्ट लुक फॉर नंबर्स। अगर आपको पता है कि वो कोई ईयर पूछ रहा है, तो वो नंबर में ही होगा। तो जस्ट लुक फॉर नंबर्स, जहां जहां भी 3 जगह नंबर दिए, तीनों नंबर पे नजर डालो कि वो नंबर किस लिए है। तो वहां पे आपका तीनों में से किसी एक जगह तो वो नंबर ईयर होगा ना पॉलिसी स्टार्ट होने का, तो वो आपका आंसर हो गया। ठीक। सो डोंट रीड द फुल पैराग्राफ, जस्ट स्पॉट द नंबर्स एंड रीड अराउंड इट टू कंफर्म द आंसर। ठीक। अब हम कोशिश करते हैं ये पैराग्राफ में स्कैनिंग टेक्निक यूज करने की। ठीक है। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ अगेन। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पॉज करें, इसको रीड करें, और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगेन आप पॉज करके अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। सो द पैसेज गोस, the Indian Space Research Organization (ISRO) launched Chandrayaan-3 on July 14, 2023, with the goal of achieving a successful soft landing on the moon. The lander module named Vikram, along with the rover Pragyan, was designed to explore the lunar surface near the South Pole. After the setback with Chandrayaan-2, this mission marked a major achievement for India's space program when the lander touched down on August 23, 2023. Now the question is, on which date did the Vikram lander successfully touch down the moon? अब ये एक बहुत छोटा पैराग्राफ है, तो यहाँ पे तो चलिए खाली 2 डेट है और चंद्रयान के आगे 2 और 3 लिखा है, तो बहुत ही कम जगह नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप तुरंत, आपकी नजर जाएगी मान लीजिए जुलाई 23, अच्छा नहीं ये तो चंद्रयान 3 का था। ये अगस्त 2023, अच्छा ये चंद्रयान 2 का है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि विक्रम लैंडर के लिए यहाँ या यहाँ, इन्हीं दोनों लाइंस में से किसी एक लाइन में हमारा आंसर है। तो ये हो गया। आपको फिर बाकी का ये बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लैंडर ये वो वगैरह वगैरह। विक्रम डेट, ये पहला वाला जो डेट है ये चंद्रयान 3 के लिए, ये विक्रम के लिए नहीं है। द लैंडर मॉड्यूल नेम्ड विक्रम, ये आपका बाद में गया है। तो आप बस मोटा मोटा ऊपर से देख के स्कैन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन, लैंडेड और टच डाउन, देन क्विकली स्कैन द पैसेज फॉर डेट्स एंड फ्रेज टच्ड डाउन। ठीक। फाइंड द सेंटेंस द लैंडर टच्ड डाउन द डाउन ऑन अगस्त 23, 2023। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कीवर्ड पकड़ के आपको स्कैन करना है, और ऐसे आप तुरंत आंसर पे पहुंच सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। हम सॉल्व करेंगे तो हम टेक्निक्स को कंबाइन करेंगे, खाली स्कैनिंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बिवेयर। अब अगली टेक्निक, अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है दैट यू हैव टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस। तो एसएससी ऑफन इंक्लूड्स ट्रैप ऑप्शंस दैट लुक राइट बट कंटेन एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ओनली। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई समझदार इंसान बात कर रहा है ना, तो वो कभी एक्सट्रीम्स में बात नहीं करेगा। वो हमेशा इस बात की पॉसिबिलिटी को ओपन रखता है कि मेरी नॉलेज लिमिटेड है, और मेरी नॉलेज के बियॉन्ड भी चीजें पॉसिबल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पक्की पक्की तौर पे सारे कंडीशंस इस तरफ हैं कि यूएस ईरान पे अटैक करेगा। बट फिर भी मैं ऐसा बोलूंगी कि ऐसा लगता है, इस बात के बहुत चांसेस हैं कि यूएस ईरान पे अटैक करेगा, क्योंकि हु नोज लास्ट मोमेंट पे डोनाल्ड ट्रम्प का मन बदल गया, उनको एकदम से लगा कि नहीं मेरा मन नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन। तो इसलिए वो एक एनीथिंग कैन हैपन की पॉसिबिलिटी हमेशा समझदार लोग रखते हैं।
तो इसीलिए कभी भी कोई पैसेज होगा उसमें जो आपका राइट आंसर है, बहुत बहुत कम चांस है कि उसमें कोई ऐसा एक्सट्रीम वाला ऑप्शन सही हो। ऑलवेज, नेवर, ओनली, ये ऐसे है कि जिनमें कोई स्कोप नहीं रहता इस पॉसिबिलिटी का कि ये ना हो। ऑलवेज का मतलब कि हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी चीज हमेशा नहीं होती, हम सब चीजों में एक्सेप्शन होते हैं। नेवर का मतलब है कि कभी नहीं ऐसा होता। अगेन हर चीज में एक्सेप्शन होता है, तो नेवर वाली चीज भी बहुत लेस लाइकली है। अगेन ओनली, सिर्फ और सिर्फ यही, ये भी बहुत मुश्किल है कि ये चीज आपका आंसर हो, क्योंकि हर चीज में एक्सेप्शन होता ही होता है। तो ये एक्सट्रीम ऑप्शंस जो है ना, बहुत कम चांस है कि इसमें आपका आंसर हो, तो इसलिए आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दे शुड बी अवॉइडेड अनलेस एक्सप्लिसिटली सपोर्टेड बाय द पैसेज। अब 99% तो भाई देखिए ये नहीं होने चाहिए, बट 1% अगर ट्रिक खेल गया आपका टेस्ट मेकर और पैसेज में ये वर्ड्स यूज हुए हैं, तब ये हो सकते हैं, बट उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल ये ले सकते हैं कि एक्सट्रीम वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, यू कैन एलिमिनेट इट कन्वीनियंटली। Balanced and neutral options are usually correct as most SSC passages reflect moderate viewpoints. So again, ज्यादातर passages किसी ना किसी एक्सपर्ट के कमेंट्री या न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स इन सबसे उठाए गए रहते हैं, तो वो यूजुअली बैलेंस्ड और न्यूट्रल टोन्स ही रखते हैं। तो इसलिए बहुत कम चांस है कि आपके ये एक्सट्रीम वर्ड्स ऑप्शन जो हैं वो सही हों। So use this technique when confused between close options, so it narrows down your choice. तो मान लीजिए आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन अगर है, तो किसी भी ऑप्शन में अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज किया है तो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम चांस है कि वो आंसर हो। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन इज एज इम्पोर्टेंट एज फाइंडिंग राइट वन। अगर आप एलिमिनेट ही कर ले गए, मान लीजिए आपको राइट ऑप्शन नहीं भी मिल रहा है, बट आपने खाली क्वेश्चन पढ़ के एलिमिनेट कर लिया एक्सट्रीम वाले, तो भी आप, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपके राइट आंसर पे पहुंचने का। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस पैसेज के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसको करना है। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पैसेज रीड करें और उसके बाद क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में तो आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स रीड द पैसेज। Plastic pollution has become a major environmental concern across the globe. While plastic is valued for its durability and cost effectiveness, its overuse and improper disposal have led to serious ecological damage, especially in the oceans. Many environmentalists argue for reducing plastic usage, promoting recycling, and developing alternatives. However, industries emphasize the need for practicality and affordability in any transition. Now let's look at the question. What is the author's likely opinion about plastic usage? Plastic must be completely banned from all industries. Plastic is always harmful and should never be used. Plastic has both benefits and drawbacks and it should be managed wisely. Or option D, only recycling plastic can solve environmental problems. Now let's look at how we can eliminate by eliminating the extreme option. तो अब पहला ऑप्शन क्या है? कंप्लीटली बैंड। पहला ऑप्शन कह रहा है प्लास्टिक मस्ट बी कंप्लीटली बैंड। अब कंप्लीटली बैंड कर दोगे तो कितनी सारी उसके साथ प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 40 और नई प्रॉब्लम उपज जाएंगी। आपके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो सड़क के किनारे से कोई छोटी सी शॉप लगा रहे हैं, जिनकी बहुत अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो खादी के बैग्स या पेपर बैग्स वगैरह कर पाए अफोर्ड, तो वो सब कैसे करेंगे इसको मैनेज? या ऐसी बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस जो से वाटर बेस्ड होते हैं, लिक्विड होता है उनके अंदर, तो वो उनके अंदर लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीटली बैन करना तो कभी कोई एक्सपर्ट सजेस्ट करेगा ही नहीं। तो ये कंप्लीटली बैन जो इसमें ये दो शब्द है ना, ये एक्सट्रीम है, तो इसकी वजह से आप ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी है प्लास्टिक इज ऑलवेज हार्मफुल एंड शुड नेवर बी यूज्ड। अब ऑलवेज मतलब हमेशा ही हार्मफुल और कभी यूज करनी ही नहीं चाहिए, इस तरीके की भी बात मतलब बिल्कुल कोई एक्सपर्ट पैसेज में होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा कैसे हार्मफुल होती है? कोई ना कोई एक्सपर्ट, कोई ना कोई रिसर्च आएगी, आपको एक आध रीजन जरूर बता देगी कि ये देखो प्लास्टिक तो यहाँ हेल्पफुल है या फिर यहाँ हार्मफुल नहीं है, और यहाँ पे तो प्लास्टिक यूज होनी चाहिए। तो कहीं भी ऑलवेज और नेवर है तो मतलब उसको तो तुरंत एकदम कहिए कि अरे नहीं नहीं मेरी नजरों से दूर हो जा, एलिमिनेट। ठीक। C, plastic has both benefits and drawbacks and it should be managed wisely. Okay. Option D, only recycling plastic can solve environmental problem. अच्छा जी, खाली प्लास्टिक रिसाइकिल कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम की जड़ निकल आएगी? जो इतना इतना धुआं छोड़ रही है चिमनीज, वो वो छोड़ती रहेंगी तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे सुलझेगी?
तो खाली रिसाइकलिंग प्लास्टिक से तो नहीं सुलझेगी प्रॉब्लम, तो ऑप्शन डी भी बहुत एक्सट्रीम है। तो ये क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको पैसेज पे तो वापस जाना ही नहीं है, यही कि यही सॉल्व हो जाएगा। आप ऑप्शन सी देखिए, जैसे आपके मम्मी पापा बात करते हैं ना कि हाँ ये भी पॉसिबल है बेटा, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल उस टोन में बात हो रही है यहाँ पे। तो जो समझदार लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बड़े ही डिप्लोमेटिक और बड़े ही न्यूट्रल टोन में बात करते हैं। कल को आप उनको बोल नहीं सकते, अरे आपने तो कहा था ऐसा हमेशा होता है। हाँ, वो कभी बोलेंगे ही नहीं कि ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि वो हमेशा एक गुंजाइश रखते हैं कि भाई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड है। एक नहीं की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए। तो ऑलवेज 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 एलिमिनेट द, सॉरी, देखो मैंने ऑलवेज यूज किया ना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना है। बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है देन गो फॉर इट, एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस, क्योंकि 99% चांस है कि वो क्या कहते हैं, आपका गलत ऑप्शन होगा। लाइफ बॉय के एड में भी इसीलिए 99% जर्म्स मारते हैं, देखिए वो एक जर्म छोड़ ही देता है। तो जब एडवर्टीजमेंट वाले भी इतने एक्सट्रीम ऑप्शंस नहीं ले रहे हैं तो आप ही क्यों चूज करेंगे। अब आते हैं अगली स्ट्रैटेजी पे, बी केयरफुल विद द इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें टोन पूछ सकता है, वर्ड की मीनिंग पूछ सकता है, वोकैबुलरी बेस्ड होता है। अभी हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे कि कैसे, अगले लेक्चर्स में करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो इन्फरेंस निकालनी होती है कि भाई कहना क्या चाह रहा है इस लाइन से या इस फ्रेज से, क्या कहना चाह रहा है ऑथर, क्या इम्प्लाइड है, इस तरीके से इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली आपकी इस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आप किसी चीज की रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब आप किसी चीज को समझ पा रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है ऑथर। कई बार होता है ना कि आप एग्जैक्ट शब्दों में वो बात कह रहे होते हैं, पर आपका उसके नीचे अंडरलाइंग मीनिंग, आप उसके अंदर एक छुपी हुई मीनिंग होती है, तो आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, वो आपको टेस्ट किया जा रहा है इन क्वेश्चंस में। बट आपको ऐसा बहुत डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, वो आप मतलब समझ में आ जाता है थोड़ा सा भी, अगर आपने प्रैक्टिस की है चीजों की। अगर आप लॉजिकली चीजें लिंक कर पा रहे हैं कि अच्छा ऊपर इसने इस तरह की बात की थी, नीचे इसने इस तरीके की बात की थी, तो ये इन्फ्रेंस होगा, इस तरीके का कुछ बात मोटा मोटा कहना चाह रहा है ऑथर। तो ये इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हैं। तो यूजुअली इन्फ्रेंसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई बहुत डीप क्रिटिकल एनालिसिस की वहां पे जरूरत नहीं होती है, कोई बहुत ट्रिकी रीजनिंग भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप निकाल लेंगे कि क्या इन्फ्रेंस है। तो आप एक, अगर एक बेसिक टेस्ट बताएं, तो इफ अ ऑप्शन फील्स लाइक अ वाइल्ड गेस, तो वो मोस्ट लाइकली वो गलत ही होगा, कि मतलब ऐसे बहुत ही, मतलब लग रहा है कि गेस करके यहाँ पहुंचे हैं, तो वो गलत ही होगा। तो चूज द इन्फ्रेंस दैट नेचुरली एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑथर स्टेटमेंट, कि भाई ऑथर इस तरीके से एनवायरनमेंट के बारे में पॉजिटिव 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 ही बोल रहा है, तो कुछ पॉजिटिव सा सेंटेंस है वही इन्फ्रेंस हो सकता है। कुछ एकदम ये तो बड़ी ही अलग सी बात करती किसी ऑप्शन में, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पैसेज और क्वेश्चन के साथ। तो लेट्स रीड द पैसेज। अब मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी कि प्लीज पॉज द वीडियो, रीड द पैसेज ऑन योर ओन एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। फिर मैं तो बैठी ही हूँ, मैं तो कर ही रही हूँ साथ में सॉल्व, सो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो लेट्स रीड द पैसेज। Many metro cities in India have a sharp sorry. So many metro cities in India have seen a sharp rise in air pollution levels during the winter months. Experts believe this is due to a combination of vehicular emissions, construction dust, and weather conditions that trap pollutants closer to the ground. Although government bodies have introduced regulations and awareness campaigns, enforcement remains inconsistent, leading to minimal impact. Which of the following can be logically inferred from the passage? A. All pollution in Indian cities is caused by vehicles. B. The government has completely failed to control pollution. C. Air pollution increases in winters due to multiple reasons. Or D. Strict laws are the only way to eliminate air pollution. अब अगर आपको पिछला रूल याद हो तो ऑप्शन डी ओनली लगा हुआ है, तो ये तो वैसे ही आपको लगेगा कि नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट लॉज ओनली वे तो नहीं हो सकते, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं एयर पोल्यूशन एलिमिनेट करने के। तो ये जब आपको पता है तो एक्सपर्ट को तो डेफिनेटली पता होगी, तो एक्सपर्ट तो बोलेगा नहीं ऐसी बात। और ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट हैज कम्प्लीटली फेल्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कंट्रोल पोल्यूशन, ऐसा भी नहीं यार, गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है, मे बी बहुत कंट्रोल करने की अभी भी जरूरत है, बट ऐसा नहीं कि एकदम कम्प्लीटली फेल हो गई, कुछ तो कर ही रही है। तो ये तो देखिए आपके पिछले वाले टेक्निक से ही दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर भी अपनी इन्फरेंस वाली टेक्निक भी समझते हैं। ऑप्शन ए सेज ऑल पोल्यूशन इज फ्रॉम व्हीकल्स, ओवर जनरलाइजेशन। ऐसा कोई, मतलब ओवर जनरलाइज करना मतलब कि खाली एक के बेसिस पे आप सब पे वही लगा दें, कि एक फंडा आपने समझ में, आपने समझा और वो सब पे वही फंडा यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं आप यूज कर रहे हैं
तो इसको बोलेंगे ओवर जनरलाइजेशन कि भाई एक फंडा है वो 2 चीज के लिए, 4 चीज के लिए, 6 चीज के लिए यूज हो जाएगा, 50 चीज के लिए वही फंडा नहीं चला सकते हो, तो उसको जनरलाइज करना हो गया अगर आप एक ही फंडे को सब चीजों पे लगा रहे हो। तो अगर आपने ऑल पोल्यूशन बोला, अगेन ये एक्सट्रीम भी है, तो आप वैसे भी उसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट क्योंकि हमें इन्फ्रेंस वाली टेक्निक भी समझनी है, तो यहाँ पे ऑल पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज इज कॉज्ड बाय व्हीकल्स, तो ये ओवर जनरलाइज कर रहे हैं, इस तरीके की टोन बिल्कुल भी नहीं है पैसेज में, तो ऑप्शन ए गलत है। अगेन ऑप्शन बी कंप्लीटली फेल्ड इज एन एक्सट्रीम क्लेम नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज, बिल्कुल डिप्लोमेटिक टोन में बात हो रही है, कंप्लीटली फेल्ड कैसे बोल देगा वो, ठीक है। तो पैसेज सेज मिनिमल इम्पैक्ट एंड नॉट नो इम्पैक्ट, मिनिमल इम्पैक्ट मतलब बहुत ही कम इम्पैक्ट, बट बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी ओनली वे टू एलिमिनेट, फिर से भाई ओनली शब्द तो देखते ही तुरंत एकदम आपका रडार में रेड लाइट जल जानी चाहिए, दिमाग में एकदम ऐसा होता नहीं, रेड लाइट जल जानी चाहिए, मिंटोस की बत्ती बट रेड कलर की। सो ओनली एक्सट्रीम है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। Option C, the passage directly says pollution increases in winters due to multiple causes. This is logical and direct inference. तो अब ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक टोन है ना कि भाई बहुत तरीके, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एयर पोल्यूशन इंक्रीज होने के, नेता वेता एक्सपर्ट वगैरह सब इसी बारे में बात करते हैं, दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि एक रीजन नहीं है, तो ये बहुत ही लॉजिकल सा साउंड कर रहा है कि हाँ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एयर पोल्यूशन इंक्रीज होने के, मल्टीपल रीजंस, ठीक। तो ये आप इस तरीके से अपना इन्फ्रेंस को समझेंगे कि भाई टोन क्या है, इसकी टोन एक्सट्रीम जा रही है, या अगर और भी अगर एग्जाम्पल होता है कि मान लीजिए ऑथर बहुत ही पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है और एक ऑप्शन है जो बहुत ही नेगेटिव लग रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये इस तरह का तो टोन नहीं है ऑथर का, तो ये इन्फ्रेंस तो नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन्फ्रेंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, आपको जो भी पैसेज में बोल रहा है उसी बेसिस पे आंसर देना है, यानी कि ये नहीं है कि हमको तो ये नॉलेज है तो हम इसके बेसिस पे ही आंसर कर देते हैं, नहीं। पैसेज में अगर कुछ ऐसी बात बोली है जो आपके दिमाग में जो नॉलेज है उससे अलग है, तो पैसेज की बात माननी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ऑथर की व्यूज पूछ रहा है, आपके व्यूज नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए कुछ भी अजम्पशन पे सॉल्व नहीं करना है कि अगर कोई से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात हो रही तो उसके बारे में तो हमें बहुत पता है, हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, जरूरत क्या है पैसेज पढ़ने की, बिल्कुल भी नहीं। पैसेज में जो 4 फैक्ट्स दिए हैं उन्हीं 4 फैक्ट्स के बेसिस पे वो आंसर करना है, वो फैक्ट्स चाहे जो पैसेज में लिखा है कि आसमान पीला है तो आप मार्क करेंगे आसमान पीला है, आसमान नीला है नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। तो अज्यूम नहीं करना है, पैसेज में ऐसा लिखा नहीं होगा उल्टा सीधा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आपको अज्यूम नहीं करना है, आपको पैसेज के फैक्ट्स पे आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स यानी कि समझ पाने की एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, आपकी प्रायर नॉलेज को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया जा रहा, उसके लिए दूसरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो इवन इफ यू नो समथिंग अबाउट द टॉपिक इग्नोर इट, ट्रस्ट ओनली ऑन व्हाट पैसेज सेज। द करेक्ट आंसर में कॉन्ट्रडिक्ट जनरल नॉलेज, पर इफ इट्स बेस्ड ऑन द पैसेज इट इज राइट, यानी कि आपकी जो जनरल नॉलेज है अगर उसके अलग मतलब उससे अलग भी कुछ बोल रहा है पैसेज, तो पैसेज की ही बात मानी जाएगी, आपकी नहीं। क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स को जीएस वगैरह इतना कुछ पढ़ रखा है, इतना सब कुछ है कि बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत ब्रॉड नॉलेज होती है, और उनको लगता है कि हाँ हाँ इसका तो ये होता है मुझे पता है, और आप उसको जीएस के अप्रोच से सॉल्व कर देते हैं, नहीं, वहां पे कई बार आप लूज करते हैं मार्क्स, क्योंकि पैसेज में वो बात नहीं बोली होती है, आप अपने जनरल नॉलेज पे वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। पैसेज जो कह रहा है वो बात आपको मार्क करनी है, आपको अपने जनरल नॉलेज की नहीं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अलग हैं, वहां लगाना वो दिमाग, ठीक है। तो चलिए अब एक प्रैक्टिस पैसेज से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, contrary to popular belief, is not visible from space with the naked eye. Several astronauts have confirmed that it's nearly impossible to spot the wall unaided from low Earth orbit. Although it stretches over 13,000 miles, its color and texture make it blend into surrounding terrain, especially from high altitude. Now, what does the passage say about the visibility of the Great Wall from space? A. It is clearly visible from the moon. B. It cannot be seen from space without aid. C. Its enormous size makes it visible from any altitude. Or D. The Great Wall is only a man-made structure visible from space. अब आपको बाय नाउ आपका दिमाग ट्रेन होना चाहिए, ऑप्शन डी तो भाई ओनली लगा हुआ है, इसको तो हटा ही दो, एक्सट्रीम ऑप्शन, ठीक है। एनीवे लेट्स सी कि रूल 6 जो है नॉट रिलाइंग ऑन द जनरल नॉलेज बट रिलाइंग ओनली ऑन द पैसेज कैसे आपको हेल्प करता है कभी कभी राइट आंसर पे पहुंचने में। तो
अब ऑप्शन डी जो है, कई स्टूडेंट्स अज्यूम करेंगे कि वही सही होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर विजिबल फ्रॉम स्पेस, क्योंकि ये बचपन से सुना जाता है, सुनाते हैं कि मतलब कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी महान, इतनी ग्रेट है कि वो इकलौता ऐसा आर्किटेक्चरल पीस है जो मून से भी दिखता है। तो कई बार जल्दी जल्दी में बिना पढ़े या ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो बच्चे मार्क कर सकते हैं, बट नहीं, आपको जनरल नॉलेज पे नहीं, आपके पैसेज की नॉलेज पे आंसर करना है। सो व्हाट डज द पैसेज एक्चुअली से, कि कॉन्ट्री टू द पॉपुलर बिलीफ, जो ज्यादातर माना जाता है इसके अपोजिट में, यानी कि ऐसा माना जाता है बट ऐसा नहीं है, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, और नियरली इम्पॉसिबल टू स्पॉट द वॉल अनएडेड, यानी कि मून से ऐसे आंखों से नहीं दिखेगा कुछ, आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई एड आपको लगती ही लगती है, तभी आपको वॉल दिखेगी। सो विजिबिलिटी विदाउट एड इज नॉट पॉसिबल इवन फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट, पैसेज में यही बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पैसेज, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। यानी कि अब मान लीजिए आपने, क्योंकि सुना हुआ है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो दिख जाती है मून से, आंखों से ही, तो आप इसको डी को अपने नॉलेज के बेसिस पे हो सकता है मार्क कर दे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर सकते हैं, बट ये नहीं करना है, क्योंकि पैसेज में तो ये बोला हुआ है ना कि स्पेस से भी नहीं दिखेगा, अगर आप कोई टेलीस्कोप या बाइनोकुलर्स वॉट एवर बी द इंस्ट्रूमेंट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, जो भी इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल है, आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई एड, एड मतलब कोई मदद, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही दिखेगा स्पेस से, ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पैसेज में ऐसा बोला है। पैसेज में अगर आप ऐसा बोला होता कि दिख जाएगा तो आप मार्क करते दिख जाएगा, बट पैसेज में ऐसा नहीं बोला है। सो ये ध्यान रखना है कि अपनी जनरल नॉलेज नहीं लगानी है, पैसेज की नॉलेज पे ही क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक, अब अगली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वॉच फॉर द कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स। कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स मतलब कि एक तरीके की बात हो रही है, फिर वो, अगर आपको अपनी बात का कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है, या फिर कॉन्टेक्स्ट नहीं, अगर आपको अपनी बात का डायरेक्शन चेंज करना है, तो कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि बट, ऑल्दो, येट, हाउएवर। तो ये एक व्यू पॉइंट में बदलाव की तरफ इशारा करते हैं कि भाई कुछ बदलाव आने वाला है। जैसे आप घर पे पूछते हैं ना कि मम्मी आज यार दोस्त लोग सब पार्टी में जा रहे हैं, मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो मम्मी बोलती है हाँ जा सकते हो, मगर, तो जैसे ही वो मगर आता है आपको पता है ना कि कुछ तो भी और अलग आने वाला है। ये जा सकते हो से बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मगर तुमको अपना होमवर्क पहले पूरा करना है, तो होमवर्क पहले पूरा करना है और पार्टी में जा सकते हो, ये दो बड़े ही कॉन्ट्रास्टिंग सी बातें हैं। तो ये, इसके बीच में जो मगर है वो आपको आइडिया दे देता है कि अच्छा अभी कुछ बहुत ही दूसरे डायरेक्शन में बात आने वाली है। तो ये है कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स। तो ये वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये देखना है कि ऑथर के व्यू पॉइंट में बदलाव आने वाला है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कभी कभी सिग्नल्स होते हैं आपके कुछ आंसर्स के लिए। दीज आर important clues for understanding the real message और ओपिनियन। तो खाली पहले वाले के बेसिस पे ये नहीं होना होना चाहिए कि मम्मी तो पार्टी में जाने के हमेशा फेवर में रहती हैं, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं किया तो मम्मी जाने भी नहीं देगी। तो आप ये आंसर नहीं मार्क कर सकते कि मम्मी तो हमेशा पार्टी में जाने के फेवर में रहती है, क्योंकि मम्मी ने पहले पार्ट में बोला है कि हाँ जाओ पार्टी में, है ना? तो वो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड एकदम समा बदल देते हैं, माहौल बदल देते हैं कभी कभी। सो यू हैव टू बी माइंडफुल, मतलब उन पे थोड़ी सी नजर रखनी है कि अभी ये कुछ तो भी ट्विस्ट मारने वाले हैं। ठीक है, so often the main argument is placed after such contrast words। तो ये मतलब मुद्दे की बात तो कई बार कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स के बाद होती है कि पहले होमवर्क करो फिर पार्टी में जाओ, यानी मम्मी कोई बहुत फेवर में नहीं है पार्टी में जाने के, बट अगर होमवर्क कर लिया तो एक रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पे, यानी कि मम्मी एक्चुअली होमवर्क टाइम से करने के या होमवर्क की इंपॉर्टेंस के फेवर में ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स आपको कई बार एक ज्यादा रियल और इम्पोर्टेंट मैसेज जो है ऑथर का उसकी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस से ट्रेन योर आइज टू कैच देम, दे मेक रीडिंग फास्टर एंड स्मार्टर। तो एकदम एक तो नहीं, चील की निगाह से पढ़िए, हाउ एवर, बट, ऑल्दो, येट, जहां भी ये दिखे एकदम तुरंत हो जाना चाहिए कि अच्छा क्या क्या बदलाव होने वाला है, क्या ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स से का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड। ऑनलाइन एजुकेशन हैज मेड लर्निंग मोर accessible than ever before. Students from remote areas can now attend lectures from top universities around the world. However, critics argue that it lacks the personal interaction and discipline that classroom learning provides. Many experts suggest that a hybrid model may offer the best of both the worlds. बहुत अच्छी बात है, बट जहाँ कोई एजुकेशन नहीं मिल रही वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाए तो कुछ तो पहुंचेगा ना। हाइब्रिड वाइब्रिड के चक्कर में तो
हो चुका मामला। खैर, व्हाट इज द ऑथर्स मोस्ट लाइकली ओपिनियन अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि ऑथर का इनमें से सबसे क्लोज टू ऑथर के ओपिनियन कौन सा ऑप्शन है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, so option A, it is better than classroom education in every way. Option B, it is not effective for students in remote areas. Option C, it has benefits but also some limitations. Option D, it should be completely replaced with classroom learning. तो अगेन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में कुछ एक्सट्रीम दिख रहा होगा, मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगी, आई एक्सपेक्ट बाय नाउ आपको खुद दिख रहा हो। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड का कहाँ पे यूज आ रहा है। तो पहले दो लाइन में तो ऑनलाइन लर्निंग की खूब बढ़िया तारीफ वारीफ करे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा ये वो। फिर आया वर्ड हाउएवर, माहौल और समा बदलने के लिए। अब आफ्टर हाउएवर द ऑथर प्रेजेंट्स लिमिटेशन, यानी कि लैक ऑफ इंटरेक्शन और डिसिप्लिन नहीं होता है। अब शुरुआत में तो बोला ना कि हाँ हाँ भाई बताओ, रिमोट एरियाज जहाँ पे एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही थी वहां वहां पहुंच रही है, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बहुत फायदा हो रहा है। बट हाउएवर के बाद ऑथर ने लिमिटेशंस, उसकी क्या कमियां है उसके बारे में बात की है। तो फाइनली पैसेज ने ये नहीं बोला है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बेस्ट, खाली फर्स्ट पार्ट से तो वही लग रहा था। पैसेज ने एक बहुत ही बैलेंस सजेशन दिया कि हाइब्रिड, मिक्स ऑफ बोथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स, यानी हाइब्रिड एजुकेशन होना चाहिए। तो ये आपका हाउएवर के बाद ऐसा समा बदला है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि ऑथर ने एकदम पूरी सिर्फ पॉजिटिव नोट नहीं रखा है, सिर्फ नेगेटिव नोट नहीं रखा है, तो दोनों का मिक्स है। तो जो ऑप्शन सी है, इट हैज बेनिफिट्स बट ऑल्सो सम लिमिटेशंस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि क्लासरूम एजुकेशन से सब मामले में बहुत अच्छा है। बट हाउएवर के बाद चीजें बदली है, तो आप समझ लो कि हाउएवर से पहले पॉजिटिव, हाउएवर के बाद थोड़ा सा उसके फ्लॉज को भी डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आप हाउएवर से समझ सकते हो कि दोनों पार्ट्स पे बात की गई होगी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो अगेन आपने स्किम और स्कैन किया और हाउएवर पे पहुंच गए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ तो भी ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ पॉजिटिव बताएं, कुछ नेगेटिव बताएं, और लास्ट लाइन में हाइब्रिड है तो दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव बता करके हाइब्रिड को चेप दिया ऑथर ने कि भाई हाइब्रिड करो। ठीक, तो ये आप स्किमिंग, स्कैनिंग और कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स और सब इन सबको टेक्निक्स को लगा करके ऐसे आप बहुत जल्दी से अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर ऑटोमेट करना है तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की आदत होनी चाहिए। मतलब ये चीज एकदम प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत ही ऑटोमेटिक लेवल पे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग ने स्किम किया, कब स्कैन किया, कब कॉन्ट्रास्ट वर्ड आया, एकदम सब कुछ ऐसा लगेगा कि बस ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, यही आपको प्रैक्टिस से फायदा होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अवॉइड री रीडिंग द एंटायर पैसेज, कि भाई आपने पढ़ा, आपको लगा कि कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ है तो कोई जरूरत नहीं है। या किसी वर्ड पे स्टक हो गए तो कोई पैनिक वैनिक करने की जरूरत नहीं कि सब कुछ वापस से, इस वर्ड पे स्टक हो गए तो वापस से शुरू करो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। वो वर्ड लाया ही आपको वहां पे नर्वस करने के लिए, वो टेस्ट कर रहा है। नर्वस हो जाओगे क्या तुम, इतनी आसानी से डर जाते हो क्या तुम, फिर कैसे करोगे कोई जिम्मेदारी वाला काम। ठीक है, तो डू नॉट फील नर्वस, डू नॉट गेट स्टक, री रीड पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। पर थोड़े से मतलब बेसिक कंसंट्रेशन के साथ बढ़ते जाओ। जस्ट गो बैक टू द रेलिवेंट लाइन और पैराग्राफ लिंक टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का आपको कीवर्ड याद है ना, वापस से मान लो थोड़ा सा कुछ भूल रहे हो, वापस से क्वेश्चन पे नजर डालो, कीवर्ड वापस से याद आ जाएगा, वापस से कीवर्ड पे ही जाओ। तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम खाली कीवर्ड के अराउंड पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, री रीडिंग द फुल पैराग्राफ वेस्ट टाइम एंड इट ब्रेक्स योर फोकस ऑल्सो। तो आपका फोकस भी ब्रेक होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो कंबाइन स्किमिंग, स्कैनिंग टू फाइंड द सेक्शन दैट मैटर्स। रीड 2-3 लाइन्स बिफोर एंड आफ्टर द कीवर्ड, और उससे आपको तो बेसिकली 2-3 लाइन बिफोर, 2-3 लाइन आफ्टर जो भी कीवर्ड की है वो भी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको मतलब होता है ना कि वो पैसेज पे पूरी पीएचडी नहीं करनी है, आपको मोटी मोटी बात समझ लेनी है। जैसे मम्मी पापा जब आपको डांटते हैं तो आप खाली मोटी मोटी बात सुनते हो, पूरी पूरी बात थोड़े सुनते हो। कि आपको पता है कि हाँ अरे यार पार्टी में जाने के लिए डांट रहे हैं, अच्छा लेट से आने की वजह से डांट रहे हैं, उसके बीच में हमने तुम्हें कैसे पाला और ये वो ये जो सारी बातें होती हैं वो नहीं ध्यान दे रहे होते हो तुम। तो तुमको मुद्दे की बात पता है कि अच्छा अब लग रहा है मम्मी का मूड ठीक हो रहा है, मम्मी ने शायद पूरा डांट लिया है, अब मैं धीरे से उनसे बोलता हूँ मम्मी थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दो। नहीं, डांटने के बाद नहीं मांगनी है पॉकेट मनी, नहीं मिलेगी। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज इम्प्रूव वोकैब्युलरी इन कॉन्टेक्स्ट। तो अब जो वोकैब्युलरी है, पहले तो अब हम वोकैब्युलरी बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स तो हमको याद करके ही जाने हैं। बट फिर भी आपने पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स भी याद किए, उसके बाद भी पॉसिबल है कि जो वर्ड्स आपने याद किए हैं वोकैब्युलरी में वो ना आए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझे कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो जिस माहौल में वो वर्ड यूज हुआ है उसके बेसिस पे भी आप उसका आंसर या उस वर्ड का मतलब समझ सकें।
ठीक है। तो वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट से समझना है, वो भी अगेन प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ड यहाँ पे इस सेंस में कहा जा रहा है तो इसका ये मीनिंग होगा। ठीक, सो यू डोंट रियली नीड डिक्शनरी मेमोरी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स। आपको कॉन्टेक्स्ट के अराउंड, वर्ड्स के अराउंड कुछ कुछ क्लूज ऐसे होते हैं, वो आपका दिमाग आइडेंटिफाई कर लेता है कि अच्छा ये ऐसा है तो ये इसके उल्टा होगा, ये इसके जैसा होगा, कुछ इस तरीके से करके आप मीनिंग पे पहुंच जाते हैं। सो लुक एट द सराउंडिंग वर्ड्स, टोन एंड एग्जाम्पल्स टू गेस द मीनिंग। तो उसके वर्ड के अराउंड का जो आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम स्किल्स भी सुधरेंगे, क्योंकि जब आपको सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन जनरली ग्रामर के भी होंगे तो आप ऑप्शंस देख के भी काफी हद तक समझ जाएंगे। व्हेन वी डू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वी विल ट्राई लाइक एक्सप्लेन इट टू यू कि एग्जैक्टली कैसे आप ऑप्शन देख के भी कई बार आंसर के क्लोज पहुंच सकते हैं। तो वो, अब ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का ये मतलब नहीं है कि ये शॉर्टकट्स के बेसिस पे ही काम हो जाएगा। पहले सीधा रास्ता चलोगे और वो रास्ता बहुत एफिशिएंटली जो तुमने सीखा है उसको बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाओ, ये उसके लिए है ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। ये बिल्कुल भी ये कोई शॉर्टकट नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी नहीं कर रहे हैं, सब कॉन्टेक्स्ट ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट गेट एनी रॉन्ग आइडियाज। ओके, अब हम देखते हैं ये पैसेज कि अगर हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई कॉन्टेक्स्ट से जुगाड़ लगाएं और इसका मतलब निकालें। चलिए, the manager's instructions were so ambiguous that half the team interpreted them one way and the other half understood something completely different. This led to confusion and a delay in the project's completion. ओके, अब हमें एम्बिगुअस का मतलब नहीं पता है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन ने पूछ लिया व्हाट डज द वर्ड एम्बिगुअस मोस्ट लाइकली मीन इन द पैसेज। ए, टू हार्श, बी, अनक्लियर और कंफ्यूजिंग, सी, वेरी डिटेल्ड, और डी, हेल्पफुल एंड मोटिवेटिंग। अब देखते हैं कि सेंटेंस यूजेस द टीम इंटरप्रेटेड द इंस्ट्रक्शंस इन अ डिफरेंट वे, यानी कि अब एक टीम ने उसको एक तरीके से समझा और दूसरी हाफ ऑफ द टीम ने उसको अलग तरीके से समझा, यानी कि कुछ कंफ्यूजन हो रही है। अब इसने भी बोला दिस लेड टू कंफ्यूजन, यानी एम्बिगुअस वर्ड की वजह से कंफ्यूजन, मतलब एम्बिगुअस ऐसी चीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब कोई चीज टू हार्श है तो वो तो नहीं हो सकती, मतलब ऑप्शन बी में साफ साफ लिखा है अनक्लियर और कंफ्यूजिंग, तो आप यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ तो कंफ्यूजन वर्ड यूज भी किया गया है कि एम्बिगुअस कोई ऐसी चीज है विच लीड्स टू कंफ्यूजन, तो आप ऑप्शन बी पे पहुंच सकते हैं। वेरी डिटेल्ड होता तो कंफ्यूजन ही ना होता, हेल्पफुल और मोटिवेटिंग होता तो कंफ्यूज क्यों होते, सारे ही मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट में से मीनिंग समझनी है। कई, अब यहाँ पे कंफ्यूजन वर्ड यूज हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं कि कंफ्यूजन वर्ड यूज हो। तो मान लीजिए लास्ट लाइन अगर हटा भी दें कि भाई आधी टीम ने एक एक चीज समझी, बाकी आधी टीम ने दूसरी चीज समझी, तो यहाँ से आपको अपने आप समझ जाना चाहिए कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये वर्ड, तो ये कंफ्यूजन या अनक्लियर इसका मतलब होगा। ठीक है, अब अगेन इस पॉइंट की तो मैं, इस स्ट्रेटजी की तो मैं इंपॉर्टेंस जितनी बोलूं उतनी कम है। प्रैक्टिस टाइम्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट्स रेगुलरली। तो रेगुलर टाइम्ड प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू improve आरसी स्पीड एंड एक्यूरेसी। सॉल्व 2 to 3 आरसीज डेली, एंड मगर टाइमर वगैरह सेट करके, और एग्जाम कंडीशन में जैसे कि अपने टेबल चेयर पे प्रॉपरली बैठ करके मम्मी को बोल दो थोड़ी देर मम्मी दूध और खाना लेके मत आना, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कीप अ स्टॉप वॉच, डेवलप अ रिदम बिटवीन रीडिंग एंड सॉल्विंग। तो आपने जितनी भी अभी हमने यहाँ पे टेक्निक सीखी है ये सब धराशायी रह जाएगी अगर प्रैक्टिस नहीं की है। पता ही नहीं चलेगा कब क्या स्किम करना है, आधी अधूरी बैकफायर अलग कर जाएगी कि आधा अधूरा पढ़ के गलत आंसर, गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। तो इसलिए आपको बहुत 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 जरूरी है कि टाइम्ड एनवायरनमेंट में आप आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपकी प्रोसेस और स्ट्रेंथन होगी कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करने से आंसर पे पहुंच रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा करता चलता हूँ आंसर पे पहुंच जाऊंगा। ये दो लाइन नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है कि लाइंस नहीं समझ में आती बट फिर भी आंसर मिल जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस से भी बहुत फायदा होता है। तो ये आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे जल्दी जल्दी नजर डालते हैं कि इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ठीक, रीडिंग द एंटायर पैसेज वर्ड बाय वर्ड, हमने समझ लिया कि हमें स्किमिंग और स्कैनिंग यूज करनी है, बार बार पूरा पूरा पैसेज पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। वी रियली डोंट हैव दैट ऑप्शन, ना तो टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, जल्दी से आंसर्स को तुरंत देखने की कोशिश की और वहीं से निकाल लेना है। बार बार आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट एनर्जी भी नहीं बचती है। वो मैथ्स के क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं ना, वहां के लिए भी बचाओ एनर्जी। ठीक है, इग्नोरिंग द क्वेश्चंस एंड ओवर रीडिंग, क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्योंकि वो आपको एक मैप की तरीके से काम करता है। वो मैप ही आपको पता चल बताएगा कि पैसेज में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, ओवर रीडिंग से भी वो मैप बचाता है। ठीक, क्वेश्चंस पहले रीड करने हैं उसके बाद पैसेज रीड करना है। अज्यूमिंग थिंग्स नॉट स्टेटेड इन द पैसेज, अगेन
जैसा कि हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाले पैसेज में समझा था कि जो चीजें पैसेज में नहीं दी गई हैं उनको अपने जनरल नॉलेज के बेसिस पे नहीं सॉल्व करना है। जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस के लिए रखते हैं। ठीक। फॉलोइंग फॉर ट्रैप ऑप्शंस, जैसे कि जिसमें नेवर या ऑलवेज है। नेवर और ऑलवेज यूज करके ना कोई एक आध दो वर्ड्स पैसेज में से उठा करके एक ऑप्शन बना देते हैं। तो तुमको नेवर और ऑलवेज देख कर ही समझ जाना है कि भाई 99% ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ट्रैप ऑप्शंस के लिए नहीं के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब रीरीडिंग द होल पैसेज एंड फॉर एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए बार बार तुम पूरा पूरा पैराग्राफ मत पढ़ो। ठीक है, बहुत कम टाइम होता है, जस्ट स्कैन फॉर द इन्फॉर्मेशन। इग्नोरिंग ट्रांजिशन वर्ड्स, हमने समझा कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, हाउ एवर, ऑल दो, बट, इन कॉन्ट्रास्ट, येट। ये सब ट्रांजिशन वर्ड्स जहां भी आए वहां ध्यान दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि टोन पूरी एक तरीके से चल रही है या टोन में कोई बदलाव आया है। अगर एक तरीके से चल रही है, ह्यूमरस ही चल रही है, अग्रेसिव ही चल रही है, या न्यूट्रल हो गई दूसरी साइड भी बात करके, तो इसलिए ट्रांजिशन वर्ड्स पे भी ध्यान देना है। ठीक। नॉट प्रैक्टिसिंग अंडर एग्जाम कंडीशन, तुम घर पे आराम से बैठ करके बिना टाइमिंग लगाए तुम फैल फैल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको एग्जाम कंडीशंस में ही सॉल्व करना है, आपको टाइम्ड तरीके से सॉल्व करना है, उस बीच कोई डिस्टरबेंस ना हो, जैसे एग्जाम में बैठ के करोगे ना वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। गेटिंग स्टक ऑन डिफिकल्ट वर्ड्स, ईगो पे नहीं लेना है कि अरे यार ये वर्ड तो मैंने पढ़ा था, ओ गॉड इसका क्या मतलब था, क्या मतलब था, इसमें नहीं पढ़ना है। कोई डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है, एक सेकंड में नहीं हुआ, आगे बढ़ो, समझ आ जाएगा, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट से उसकी मीनिंग निकाल लेंगे। ठीक है। तो अभी अगेन ये मत करना कि यार तुम वोकैबुलरी नहीं पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी पढ़ना जरूरी है, बट स्टक नहीं होना है इन डिफिकल्ट वर्ड्स पे। ठीक। नॉट रिव्यूइंग इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शंस पे नजर डाल लो जब तक तुम, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उनका तो ठीक है क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, वो लाइन तुम्हें मिल गई, तुम्हारा हो गया काम। बट कई बार अगर थोड़ा सा डाउट में हो तो सारे ऑप्शंस करो, और तुम कई बार एलिमिनेट ही कर लोगे, एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है। और ट्रीटिंग ऑल द क्वेश्चंस सेम, तो सेम नहीं है, कोई वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन उसको पहले कर लो, या फिर स्किमिंग वगैरह मेन आइडिया स्कैनिंग वाले क्वेश्चंस है वो थोड़े से टाइम टेकिंग है, उस तरीके से आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना है। बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप पूरा क्रोनोलॉजी में ही चलो, और कोई वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है जो आपको उसके वर्ड का मतलब पता है तो वो तो वहीं के वहीं हो जाएगा। ठीक है। अब इतनी राम कथा हमने कर ली, पढ़ ही ली है, तो अब कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं एक आध फुल फ्लेजेड पैसेजेस के साथ। ठीक है। तो अब अगेन जो मैं पिछली 32 बार आपको बोल चुकी हूँ, आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज यहाँ पे अपना वीडियो पॉज करें, खुद से रीड करें, और उसके बाद जब क्वेश्चन सामने आए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें। बट अगेन वी विल क्विकली ग्लांस थ्रू द क्वेश्चन, रीड करने से पहले हम क्वेश्चंस के गो थ्रू करेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो कि हमें क्या 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 चीजें देखनी है इस पैसेज में। ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ओके सेंट्रल आइडिया पूछ रहे हैं जनाब, इमोजी, हैंड रिटन लेटर, स्टेशनरी स्टोर्स, अच्छा ठीक है। What does the author imply about digital communication? Digital communication is the keyword. What is the meaning of tangible in the line tangible proof of someone's thought? ठीक है, tangible शब्द आएगा तो तुरंत ध्यान देना है। What is the which of the following best describes the tone of the passage? अच्छा जी, इनका टोन भी ध्यान में रखना है। Which of the following is which of the following is not stated or implied in the passage? ठीक है। चलो, अब टोन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपसे किसी एक टोन में बात कर रही हूँ, मतलब कि आपसे एक तरीके से बात कर रही हूँ, टोन एक वो आपका इमोशन एक्सप्रेस करता है कि मैं गुस्से से बात कर रही हूँ, या समझाने के नजरिए से बात कर रही हूँ, या एक कटाक्ष के तरीके से बात कर रही हूँ, सार्कास्टिक तरीके से बात कर रही हूँ, तो ये मेरे बात करने का टोन है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑथर भी लिखता है वो उसकी एक टोन होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे आपको उसके इमोशन समझ में आता है कि गुस्सा है या फिर कटाक्ष कर रहा है या क्या, तो इस तरीके से हम टोन पकड़ते हैं उन वर्ड्स के थ्रू। ठीक है। सो वील सॉल्व द क्वेश्चन एंड हमें समझ में आएगा कैसे। सो लेट्स रीड द पैसेज। In an age dominated by digital communication, the handwritten letter is steadily vanishing. Once a primary form of long distance interaction, personal letters have now been replaced by emails, instant messaging apps, and social media platforms. While technology has increased the speed and convenience of communication, it has also taken away the personal warmth that a handwritten note often conveyed. Letters used to carry not just words but emotion, tangible proof of someone's thought, tangible word, efforts, and time. A carefully written letter with imperfect handwriting, crossed out words, or a coffee stain told its own story. Today, communication is faster but often lacks depth. An emoji may replace a thoughtful sentence, and read receipts replace
real conversations. Some people argue that this shift reflects progress and efficiency. However, there is growing nostalgia among those who miss the simplicity and sincerity of the old fashioned correspondence. नॉस्टैल्जिया वर्ड मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अटकना नहीं है इस पे, बढ़ जाओ आगे. Stationery stores, once popular, now cater to niche market. Despite the digital wave, the charm of the handwritten letter continues to linger, though now more as a memory than as a norm. अब नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब है? नॉस्टैल्जिया मतलब किसी चीज को जब याद करते हैं ना कि हाँ बचपन में ऐसा होता था, तो जो इमोशन होता है उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, कि पुरानी चीजों को याद करते हुए उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया. अब जैसे यहाँ पे ऑथर लेटर्स को याद कर रहा है सोशल मीडिया के एज में, तो एक नॉस्टैल्जिया का इमोशन है. ठीक है. नीश मार्केट मतलब कि बहुत ही नैरो, बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट. तो स्टेशनरी स्टोर्स वंस पॉपुलर नाउ केटर टू नीश मार्केट, यानी कि पहले तो स्टेशनरी स्टोर्स जिसमें मैगजीन मिल रही है, बुक्स मिल रही है, और भी बहुत तरह तरह के पेन मिल रहे हैं, फाउंटेन पेन्स और ये हो, क्योंकि लोगों को बहुत लिखने रहते थे तो बहुत पेन का भी शौक होता था, तो हर कोई यूज कर रहा होता था. बट अब कुछ पुराने लोग या जिनको ऐसा लगता है कि वो दिन क्या दिन थे, उस तरीके के थोड़े से जो चंद लोग रह गए, खाली उनको उनके लिए रह गए स्टेशनरी स्टोर्स. अब वो उतने कॉमन नहीं रह गए, तो वो छोटी सी जो जनसंख्या है खाली उनको केटर कर रहे हैं, तो नीश मार्केट. ठीक है. अब देखते हैं व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. स्टेशनरी स्टोर्स आर क्लोजिंग ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सेंट्रल आइडिया तो है नहीं. Handwritten letters are being replaced by digital communication. Okay. Emojis are the future of writing. Okay. People no longer want to communicate. So option B मतलब आप generally भी scan करें, in an age dominated by, dominate करना मतलब ओवर पावर करना, कि बहुत ज्यादा ही डिजिटल मीडिया का पावर बढ़ गया है. ठीक है. डोमिनेटेड बाय डिजिटल मीडिया. The handwritten letters are increasingly vanishing. पहला लाइन है. Despite the digital wave, the charm of handwritten letter continues to linger, though now more as a memory than as a note. तो पहली और आखिरी लाइन से आप समझ सकते हैं कि भाई डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है, हैंड रिटन लेटर्स बहुत कम हो गए हैं, मगर फिर भी उनका अभी भी एक चार्म है, उनको अभी भी कुछ बहुत उनको पसंद करने वाले लोग हैं, अभी भी हैं कुछ, तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, बट फिर भी यादगार के तौर पे अभी भी वो जिंदा है. ठीक है. तो ऑप्शन बी क्या है, हैंड रिटन लेटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल कम्युनिकेशन, ये है कि वो रिप्लेस हो रहे हैं. ठीक. स्टेशनरी स्टोर्स क्लोज हो रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. इमोजीज आर द फ्यूचर मतलब वो डिजिटल को तारीफ नहीं कर रहा, वो ऐसा बोल रहा है कि इसने ओवर पावर कर लिया. तो दैट इज द सेंट्रल आइडिया आपका ऑप्शन बी. व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट डिजिटल कम्युनिकेशन? ए, इट इज ऑलवेज बेटर देन हैंड रिटन लेटर्स. ऑलवेज ऑलवेज. ठीक है. तुरंत मिनटॉस का रेड लाइट जला. इट लैक्स इमोशनल डेप्थ डिस्पाइट बीइंग फास्ट. सी, इट सेव्स मोर मनी. और डी, इट इज पॉपुलर देन लेटर राइटिंग. अब ऑप्शन सी भी देखिए फैक्चुअली करेक्ट है भाई. डिजिटल कम्युनिकेशन से पैसा तो बचता ही है ना, कि आपको कॉपी पेन और पोस्ट करने का पैसा नहीं लग रहा है. पर ऑथर ने ऐसी कहीं बात की है? नहीं की है ना. तो ऑप्शन सी तो आपका नहीं सही हो सकता. ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन सी में अपना दिमाग लगा के नहीं मार्क कर सकते हैं. फिर इट इज लेस पॉपुलर देन लेटर राइटिंग, पहले ही वर्ड से समझ में आ रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि ओवर ओवर पावर कर लिया डिजिटल कम्युनिकेशन ने. तो आपने पहले ही लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा. बट क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन वर्ड जैसे आपने यहाँ पे जब कीवर्ड कैच किया होगा, तो आपने पहली लाइन जब पढ़ी होगी, इन एन एज डोमिनेटेड बाय डिजिटल कम्युनिकेशन द हैंड रिटन लेटर इज स्टेडीली वैनिशिंग. तो आप अगर अब ये क्वेश्चन करेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर देन हैंड रिटन लेटर्स, आपने ऑलवेज देख के इसको वैसे ही एलिमिनेट कर दिया. इट लैक्स इमोशनल डेप्थ डिस्पाइट बीइंग फास्ट, ऐसा कुछ नहीं है. फिर आप ऑप्शन सॉरी 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 माय बैड, इट लैक्स इमोशनल डेप्थ डिस्पाइट बीइंग फास्ट, ये आपको सही लग सकता है. ऑप्शन सी भी सही लग सकता है. ठीक है. इट इज लेस पॉपुलर देन लेटर राइटिंग, ये तो यहाँ पहली लाइन से एलिमिनेट हो जाएगा. तो ए और डी तो पहली ही मतलब ए तो पढ़ते ही एलिमिनेट हो गया, डी पहली लाइन से एलिमिनेट हो गया, और बी सी आप इवेंचुअली जब आगे पहुंचेंगे, जो ये एक लाइन दी हुई है, while technology has increased the speed and convenience of communication, it has also taken away the personal warmth that a handwritten note often conveyed. तो आप इस लाइन पे जब पहुंचेंगे आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. पैसे बचाने की तो कहीं बात ही नहीं की है. मान लीजिए आपको ये लाइन नहीं भी याद रही, ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ने के बाद मनी वर्ड कहीं नहीं आया ये तो पता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता. ठीक है. तो पहला ऑप्शन डी आपने पहली लाइन से एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए आपने ऑलवेज की वजह से एलिमिनेट कर दिया, सी आपको पता है पैसे की बात तो नहीं हुई.
आपको शब्द कोई समझ में आया हो ना आया हो, बट इतना पता है ना कि पैसे की तो बात कहीं हुई नहीं, तो ऑप्शन सी ऐसे एलिमिनेट हो गया। आपने नहीं भी ध्यान दिया इस लाइन पे तो भी आप ऑप्शन बी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। What is the meaning of word tangible in the line tangible proof of someone's thought? तो invisible, obvious, C physical and touchable या ऑप्शन डी digital। अब जो लाइन है पैसेज में वो कहती है letters used to carry not just words but emotions, tangible proof of someone's thoughts, effort and time। tangible word का मतलब हमें इस लाइन से निकालना है। letters used to carry not just words but emotions, tangible proof of someone's thoughts, efforts and time। तो इमोशन से तो कुछ डिफरेंट कैटेगरी का है कि नॉट जस्ट वर्ड्स बट इमोशंस। तो कुछ तो ऐसा है जो इमोशन से ऑपोजिट कैटेगरी का है। ठीक है। टैंजिबल प्रूफ ऑफ समवंस थॉट कि खाली वर्ड्स ही नहीं है, कुछ ऐसा सॉलिड प्रूफ ऑफ समवंस थॉट है। कुछ ऐसी भी फीलिंग आ रही है ना कि टैंजिबल प्रूफ ऑफ समवंस थॉट, एफर्ट एंड टाइम। तो कुछ और सॉलिड है, खाली वर्ड्स नहीं है, समथिंग और स्ट्रॉन्गर एंड सॉलिड। तो वो इनविजिबल नहीं हो सकता। ऑब्वियस थोड़ा सा समझ लग सकता है, डिजिटल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है। डिजिटल तो मतलब अलग ही बात होगी ना, लेटर्स डिजिटल कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स की बात हो रही। तो ए और डी तो तुरंत ही हो गया। अब बी ऑब्वियस भी कोई चीज मतलब और ऑब्वियस लग सकता है लोगों को, बट और कैसे इसको कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हैं, फिजिकल एंड टचेबल। अब हाँ, ऑब्वियस इसलिए नहीं, टैंजिबल देखिए फिजिकल और टचेबल इसलिए क्योंकि डिजिटल और लेटर में अंतर क्या है, वो यही है ना कि लेटर आप छू सकते हैं, वो आपके हाथ में है, तो वो फिजिकल है। तो इसलिए ऑप्शन सी आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे कि ऑप्शन बी और सी में अगर आप कंफ्यूज हैं ए और डी एलिमिनेट करके, तो सी ज्यादा लाइकली इसलिए कि भाई लेटर्स और डिजिटल में यही चीज है कि वो खाली वर्ड्स ही नहीं और टैंजिबल प्रूफ है, क्योंकि वो हाथ में आप उनको छू सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियस तो मतलब वैसे कोई वैसा वर्ड हो गया ना, मतलब ऑब्वियस तो ऑब्वियसली वाली चीज होगी। टैंजिबल का मतलब ऑब्वियस क्यों होगा, ये बहुत ही सही सा नहीं साउंड करता है ना। टैंजिबल वर्ड का तो कुछ वैसा मतलब होना चाहिए ना, टैंजिबल प्रूफ ऑफ समवन्स थॉट, एक बहुत ही क्लियर सॉलिड प्रूफ, यानी कि वो सॉलिड मतलब वो फिजिकल है, तभी वो टच कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज? ए ह्यूमरस, ह्यूमर की बात की, बड़ी मजाक मजाक की है क्या? हमें तो नहीं दिखा कोई जोक। ऑप्शन बी एंग्री, गुस्से में भी नहीं लग रहा है, मतलब आराम से ही बात कर रहा है ऑथर, ऐसे लगा तो नहीं बड़ा वायलेंट हो रहा है या कुछ, या फिर गुस्सा आ रहा है उसको किसी चीज पे बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत स्ट्रांग व्यूज है उसके, ऐसा तो नहीं लगा। सी नॉस्टैल्जिक और डी साइंटिफिक। तो नॉस्टैल्जिया तो वर्ड ही आ गया पैसेज में, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। और अगर नॉस्टैल्जिया वर्ड नहीं भी होता तो भी आपको समझना था कि नॉस्टैल्जिया मतलब कुछ याद करते हुए, तो ऑथर याद कर रहा है, ऑथर डिजिटल इरा में बैठा हुआ है जब लेट सोशल मीडिया का समय चल रहा है, और तब बैठ के लेटर्स के जमाने को याद कर रहा है। तो वो नॉस्टैल्जिक टोन है कि मतलब हमारे दिनों में, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि अरे हमारे दिनों में तो ऐसा होता था, तो वो एक नॉस्टैल्जिया का इमोशन है, तो उसी इमोशन में बात हो रही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इज नॉट स्टेटेड और इम्प्लाइड इन द पैसेज? A. Handwritten letters can reflect the writer's personality. B. Emojis can fully replace meaningful conversation. C. Some people miss the charm of old letters. Or D. Letter writing is now rare and specialized. So B. Emoji can fully replace meaningful conversation. तो आपको लगेगा कि इमोजी और कन्वर्सेशन की तो कुछ बात लाइन आई थी, तो अब गो बैक टू दैट लाइन अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन है। तो उस लाइन में ऐसा कहा गया था कि एन इमोजी में रिप्लेस अ थॉटफुल सेंटेंस। ठीक है। तो फुल्ली रिप्लेस की बात नहीं की थी, मे रिप्लेस। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखना है कि ये चीज, और वैसे भी फुल्ली रिप्लेस अगेन इतना एक्सट्रीम है कि आप सोच सकते हैं कि इतनी एक्सट्रीम बात तो नहीं कही होगी इस ऑथर ने। अभी इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि इसका आंसर टेस्ट मेकर्स उठा के एग्जाम में डाल रहे हैं, तो इतने एक्सट्रीम बात तो नहीं बोलेगा। ठीक है। तो आई होप आपको पैसेज वन समझ में आया हो, और अब अगर समझ में आ ही गया है तो फिर चलो पैसेज टू सॉल्व करो, इसीलिए तो दूसरा पैसेज डाला है। ठीक है। अब ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, एंड आई अंडरस्टैंड कि शायद अब आपका पेशेंस भी जवाब देने लगा होगा, तो जल्दी से ये पैसेज वील सॉल्व एंड इसके बाद आई विल से गुड बाय टाटा। चलो, let's read this. Oh no, sorry, we have to first read the questions. Main idea, okay. What are the, why are elements, sorry, animals attracted to urban areas? Okay. What does the word scavengers mean in the context? Okay. What is one proposed solution to reduce human animal conflict in cities? What is the tone? Okay. Okay. तो यहाँ पे हम समझ गया कुछ तो भी एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है। So with cities expanding rapidly, one might assume that wildlife is being pushed
farther away into forests and rural areas. Surprisingly, the opposite is often true. Urban environmentalists have become home Urban environments have become home to many species, including foxes, raccoons, monkeys, and a wide range of birds. These animals have adapted to city life, finding shelters in parks, abandoned buildings, and even drainage systems. अच्छा, अब तुमने अगर एक बात ध्यान दियो, तो मैंने अर्बन एनवायरनमेंट्स गलत पढ़ा और मैं दो शब्द आगे तक पहुंच गई थी। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ जा रहा है, तो मैंने वापस अर्बन एनवायरनमेंट से शुरू किया। तो भाई दो तीन वर्ड तो पीछे तक आ जाओ, ठीक है। फिर विद सिटीज से नहीं शुरू करना है, ठीक है। तो वापस से बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है अगर कुछ कंफ्यूजन है तो, क्योंकि टाइम नहीं भाई, टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Food availability is a major reason why urban areas attract animals. Overflowing dustbins, leftovers, and careless human disposal practices provide easy meals for scavengers. Scavengers वर्ड का मीनिंग पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। However, the increasing presence of wild animals in cities has its downsides. Conflicts between human and animals have risen, including property damage and even occasional tracks. Animal conflict का भी question पूछा गया है, so pay attention in these lines. Experts suggest that better waste management, awareness among residents, and designated green spaces can help reduce friction. Urban wildlife is not just a nuisance, it's a sign of how nature finds its way even in man made spaces. Coexistence, though challenging, is becoming an increasingly important concept in urban planning. Okay. So, what is the main idea of the passage? A. Forests are vanishing due to cities. B. Urban animals are increasing due to human mistakes. C. Wildlife is adapting to city life and creating new challenges. And D. Only birds can live in cities. मतलब only वाला option तो कभी नहीं होता है, तो only तो वैसे ही eliminate कर दो. So option C is the correct one. Why are animals attracted to urban areas according to the passage? A. They like human company. ऐसा तो नहीं है। बी. दे इंजॉय पोल्यूशन। सो जो शेर आ रहा है कि अरे यार मुझे मिस्टर मिश्रा के साथ चिल करना है, ऐसा तो नहीं होता है। ऑप्शन बी, दे इंजॉय पोल्यूशन। ऑप्शन सी, दे फाइंड इजी एक्सेस टू फूड। और ऑप्शन डी, दे फियर फॉरेस्ट। खाने के लिए आ रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमंस कोई बड़े पसंद नहीं है उनको, मतलब मे बी डॉग्स एंड ऑल को, बट ऐसा कोई ह्यूमन से अट्रैक्ट होके तो नहीं आ रहे हैं। या पोल्यूशन कौन एंजॉय करता है, ठीक है। फियर फॉरेस्ट, अरे फॉरेस्ट घर है उनका यार। सो ऑप्शन सी। व्हाट अब अगेन, मगर अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, पैसेज में जो बोला है उसके बेसिस पे। Question, so what does the word scavengers most likely mean in the context? ऑप्शन बी, एनिमल्स दैट फीड ऑन लेफ्टओवर्स और वेस्ट, क्योंकि हम उस लाइन में हमने देखा है कि वो ऐसा बोलता है कि वेस्ट बाहर ओपन में है तो इससे स्कैवेंजर्स भी आ जाते हैं। तो उस लाइन से आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट एनिमल्स दैट फीड ऑन लेफ्टओवर्स और वेस्ट आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। Question, what is one proposed solution to reduce human and animal conflict in the cities? So option C, improve waste management and green spaces. Again ये phrase आया था human animal conflict आपके third मतलब last के कुछ lines में, वहां पे waste management और green spaces की बात की गई है। ये solution propose किया गया है human animal conflict को reduce करने के लिए। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड था human animal conflict, क्योंकि ये exact use किया गया है passage में, ठीक है। तो आप this helps you to reach to the answer. What is the tone of author regarding the urban wildlife? A, amused, मतलब बड़ा ही अम्यूज्ड है कि अरे क्या बात है, एकदम मतलब बहुत ही एडमायरेशन और अम्यूजमेंट के साथ बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्रिटिकल मतलब थोड़ा बुराई के मोड में है, ऐसा भी नहीं है। सी, बैलेंस्ड एंड इंफॉर्मेटिव। और डी, फियरफुल, डरा हुआ भी बिल्कुल नहीं है कि यार वाइल्ड लाइफ से इतना कुछ हो जाएगा, एकदम फ्यूचर एकदम ऐसा लग रहा है खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। या बड़ी बुराई ही कर रहा हो कि नहीं नहीं वाइल्ड लाइफ को तो बहुत परेशान कर रखा है ह्यूमंस ने, क्या ही करेंगे ये वो, ऐसा कुछ नेगेटिव क्रिटिकल भी नहीं है। अम्यूज भी नहीं कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ओ माय गॉड अम्यूज्ड एकदम, वो भी नहीं है। तो ऑप्शन सी, बैलेंस्ड एंड इन्फॉर्मेटिव, किसने बताया कि ये रीजन से आ रहे हैं, अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो ये कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी, तो टोन है बैलेंस्ड एंड इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। सो आई होप आज के फंडामेंटल टेक्निक्स को समझने के बाद आप थोड़ा, आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जर्नी आसान हुई हो। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स कॉल इट अ डे, and thank you so much for your patience. I'll see you in the next video. Bye bye.